पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान नम्य है क्योंकि यह संसद को साधारण बहुमत के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है। ये गलत है, किसी भी भाग में नहीं, क्योंकि जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया होगी उसके लिए विशेष बहुमत लगता है, या अन्य कोई अगर फेडरलिज्म या संघवाद से रिलेटेड कोई भी अगर चेंजिंग करनी हो तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की बहुमत की जरूरत पड़ती है। इसलिए पहला आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल संसद में विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों विधानमंडल के अनुमोदन से ही किया जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि कुछ प्रावधान हैं वैसे संविधान में, जैसे कि आपका संघवाद से संबंधित होगा, या खुद स्वयं 368 आर्टिकल का संशोधन करना हो, या केंद्र राज्य से संबंधित कोई और विषय हो, तो इसके लिए विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए। तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से उधार ली गई है। ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो आर्टिकल 368 भाग 20 में है। तो इससे आपका हो जाएगा आंसर केवल 2 बी। अब दूसरा देखते हैं कि पहला है कि संसद किसी राज्य की सहमति के बिना उस राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन कर सकती है। सही बात है। दूसरा है कि क्योंकि देखिए, जब राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन करना होता है तो राष्ट्रपति से पूर्व सिफारिश की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति से पहले अनुमति ली जाती है, फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राज्यों से पूछते हैं। वैसे कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है और न ही उनकी बातों को मानने के लिए वो बाध्य हैं। दूसरा ऑप्शन है कथन 2 है कि संसद को राज्य पुनर्गठन से संबंधित कोई भी विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। दोनों सही है, लेकिन आप इस चीज़ में ध्यान दीजिए कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। इसका ऑप्शन दूसरा होगा। देखिए, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। व्याख्या क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर इन सब क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत हो रही है समझने में कि व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता है, तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि आप जो कथन 1 है उसमें क्योंकि लगा कर प्रश्न पूछिए। जैसे संसद किसी राज्य की सहमति के बिना उस राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन कर सकती है, क्योंकि अब क्योंकि में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्योंकि मतलब संविधान को शक्ति दे रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल जो 4 है उसमें दिया गया है कि 2 और 3 से रिलेटेड कोई भी संशोधन होगा तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो नीचे ये होना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, ये होना चाहिए। इसलिए इसका 2 हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद कथन 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत संसद को संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करने का अधिकार देता है। देखिए, अगर नए राज्य का दे तो आर्टिकल 2 होता है, ठीक। और यही अगर देखिए कोई पुराना राज्य है उसे सीमाओं का पुनर्गठन या संगठन करना हो या घटाना बढ़ाना हो तो उसमें आर्टिकल 3 होता है, ठीक। इसको आगे देखिए। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले किसने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? जी हाँ, पहला सही है, क्योंकि 1919 अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी प्रांतों में, और वही 1935 में प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई थी, अर्थात द्वैध शासन 1935 में खत्म कर दिया गया था प्रांतों में से। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया। जी हाँ, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि इसने ब्रिटिश भारत के लिए संघीय ढांचे की शुरुआत की, जिसमें प्रांतों और केंद्र के लिए अलग अलग विषय थे। तो आपको बता दें, जो संघीय ढांचे की बात है वो 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय ढांचे की बात की गई है। इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2, केवल 1 और 2। इसके बाद आगे है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूटी के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सही है। दूसरा है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं। ये गलत है। देखिए, अभी फिलहाल में 8 यूटी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आपको पता होगा कि 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अपनी विधानसभा है। एक दिल्ली हो गया, दूसरा पुडुचेरी हो गया, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक। तो आपका 3 है, नहीं कि सभी है, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि संसद संविधान संशोधन की आवश्यकता के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निवार्य संशोधन कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं कर सकती? आराम से कर सकती है। इसलिए 1 और 3 दोनों सही है, ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। जैसे कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई भी मौजूदा राज्य है, पुराने राज्य हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए अनुच्छेद 3 का उपयोग किया जाएगा। प्रश्न 7वां है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। सही बात है कि संविधान भारतीय के इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसके अलावा दूसरा है कि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। हाँ, ये बताया गया था कि जो केशवानंद भारती केस था उसमें बताया गया था कि मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। वही अगर आप उसके पहले 1960 में देखें तो बेरुवार बाड़ी जो केस था तो उसमें बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं और नहीं उसमें संशोधन किया जाता है, लेकिन इस बात को या इस फैसले को उलट दिया गया केशवानंद भारती केस में। तो इस आपका दोनों सही, इसका ऑप्शन इसका 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन 3। अगला है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? आपको पता ही होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद है कि देश से उधार ली गई विशेषता। लिखा है कनाडा निदेशक सिद्धांत। आपको पता है कि निदेशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया समर्थित सूची है। जी हाँ, समर्थित सूची हो गया या संयुक्त बैठक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तीसरा है जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। तो तीसरा भी सही है, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। यही पूछता कि आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो 1935 का अधिनियम होता है। इसलिए 2 और 3 दोनों सही है। इसमें ये देखिएगा कि इसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो आपका केवल 2 और 3 दोनों इसमें सेम था, इसका केवल 2 और 3 हो जाएगा। आगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार ली गई है? मूल अधिकार सही बात है, राष्ट्रपति पर महाभियोग सही बात है, तीसरा संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है, तीसरा आपका नहीं होगा। तीसरा हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। आगे दिया है कि विश्व प्रेस सूचकांक
PFI 2024 के बारे में। तो पहला है कि इसका प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है, सही बात है। दूसरा है कि इसका सूचकांक में भारत 180 देशों में 89वें स्थान पे है। जैसे कि आपको मतलब नॉर्मल आपको कंसेप्ट भी पता होगा कि हमारी जो मीडिया की जो स्थिति है विश्व भर में काफ़ी वो नीचे है। तो अगर 180 देश है तो मान के चलिए कि 140 के बाद ही होगी, 130 के बाद, ये 89 ऐसे ही गलत हो सकता है। या अगर आप अगर करंट अफेयर पढ़े होंगे तो उसमें 159वीं रैंक है, 159वीं रैंक है 180 में, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, तो केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है कि इसने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान की। ठीक, तो आपको बता दूं कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। फिर आगे मानते हैं कि 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उस टाइम पे सभी नागरिकों को गारंटी प्राप्त नहीं किया गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब मौलिक अधिकारों को गारंटी प्राप्त किया है। ठीक, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। इससे दूसरा है कि इसने संविधान के प्रस्तावना के रूपरेखा प्रदान की। हाँ, सही बात है, तो केवल 2, इसका आंसर बी केवल 2। तेरह है कि भारतीय संविधान विकास के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। यह का सही कालानुक्रम दिया है, तो आपका ये 1773 है। आपको मार्ले मिंटो पता होगा कि 1919 होगा, और चेम्सफोर्ड सुधार 1909, मार्ले मिंटो 1909 होगा, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 होगा। तो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा इसमें। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपनी स्थापना के समय से ही यह पूर्ण संप्रभु सभा थी। गलत बात है, क्योंकि जब हमारे संविधान सभा की जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, और जो हमारा जो संविधान सभा या जो भी हमारे जो भारत देश है वो संप्रभु कब हुआ? जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब हुआ। ठीक, तो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। हालांकि जो संविधान सभा थी वो संप्रभु नहीं थी। ठीक, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रमंडल से जुड़ना था, ये अलग अलग शब्द था, तो उस टाइम संप्रभु नहीं थी, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें ब्रिटिश भारत की रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। हाँ, शामिल थे ही, शुरू में थे कि नहीं शामिल होंगे, लेकिन बाद में धीरे शामिल होते चले गए। तीसरा है कि वर्ष 1952 के चुनाव तक यह एक अंतिम विधायक के रूप में कार्य करता रहा। ये भी सही है, क्योंकि जो पहला चुनाव था 1952 में चुनाव हुआ था। इसके अलावा अंतरिम सरकार और ये मंत्रिमंडल में यही सेम संविधान सभा कार्य करती थी। तो आपका हो जाएगा 2, केवल 2 और 3। 15 नंबर है कि अभिकथन भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संघीय ढांचे का आधार बना। सही बात है। दूसरा कि यह प्रांतीय स्वायत्ता लाने वाला पहला कानून था। सही बात है, क्योंकि देखिए जो प्रांत है ना, तो 1919 के अधिनियम में 2 शासन लागू कर दिया गया था, उनसे स्वायत्ता छीन ली गई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में स्वायत्ता प्रांतों की जो स्वायत्ता थी उनको वापस कर दी गई। ठीक, तो आपका ये दोनों सही है और दोनों की एक दूसरे की व्याख्या करता है, क्योंकि संघीय ढांचे का आधार था ना, तो अगर प्रांतीय स्वायत्ता अगर मतलब बनी रहेगी तो तभी संघीय ढांचा होगा, इसलिए आपका ए हो जाए केवल एक और ए और दो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद 16 नंबर अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से देने के लिए उत्तरदायी है। ये गलत है, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ प्रारूप से जो समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर वो होंगे। तो पहला आपका गलत हो गया, इससे आपका बी हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। दूसरा लिखा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। सही बात है, हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो वही हमारे राष्ट्रपति बने पहले, तो आपका 2 सही हो जाएगा। तीसरा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार किया। ये गलत है। जब हमारा जो भारत जब स्वतंत्र हुआ उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। वही भारतीय की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे नहीं इसमें, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा केवल 2। इसके बाद है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया नेग्लेरिया फाउलेरी एक है, तो यह एक अमीबा है जो घातक मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन सकता है। ये देखिए, ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन है, अगर आप करंट से अपडेट है तो ये सब क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लेंगे। इसके अलावा है कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स के संदर्भ में आपको बता दूं कि जो ल्यूपेक्स है उसको चंद्रयान मतलब 5 के नाम से भी जाना जाता है, और 2025 में ये लॉन्च होने वाला है। पहला है कि यह इसरो और नासा के बीच में सहयोगात्मक चंद्र मिशन है। यहाँ नासा नहीं होगा, यहाँ जाक्सा होगा, जापानीज। ठीक, इसके बाद होगा कि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर जल और अन्य संसाधनों की खोज करना। ये सही है, तो बी केवल 2 हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बना है? तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर देखें, तो 20 नंबर में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ये ICC की बात कर रहा है। तो पहला है कि रोम समिति जो ICC की क्षेत्रीय प्रदान करती है वर्ष 1998 में अपनाई गई तथा वर्ष 2002 में लागू हुई। सही बात है। दूसरा है कि भारत ICC की रोम समिति का पक्षकार है। आपको पता है कि भारत हो गया, चाइना हो गया, ये सब इसके ICC के पक्षकार नहीं है, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो तो आपका ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला सही। तीसरा कि मलेशिया रोम समिति में शामिल होने वाला 29 सदस्य है, ये नहीं, यहाँ यूक्रेन शामिल हुआ लेटेस्ट में। ठीक, तो आपका ये 20 प्रश्न हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।